नमस्कार दोस्तों। इस सप्ताह की दूसरी किताब के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ। किताबें करती हैं बातें श्रृंखला में आज एक कहानी संग्रह के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और इन दिनों जब हम बहुत खामोश समय में जी रहे हैं तब ऐसा लगता है कि कुछ किताबें शायद इस समय से हमें बाहर निकाल लाएं। और जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सूचनाएं भी अच्छी नहीं हैं। कुछ डराने वाली सूचनाएं हैं, कुछ बेचैन करने वाली सूचनाएं हैं, और उन सब के बीच में हम बहुत खामोशी से अपने घर में ठहरे हुए इस सब को घटते हुए देख रहे हैं। अभी जब ये लाइव के लिए मैं आ रहा था तो उससे पहले ही मुझे एक ऐसी सूचना मिली जिसने मुझे बहुत अंदर तक हिला कर रख दिया। यहीं भोपाल में एक कोरोना संक्रमण से किसी की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के बाद उसका शव 2 दिन तक मर्चुरी में रखा रहा, लेकिन परिवार वाले उस शव को लेने नहीं आए। डॉक्टरों ने समझाया और प्रशासन ने समझाया कि ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, आप इनको ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करें। लेकिन उसके बावजूद भी उसके परिवार के लोग खुद उसका बेटा नहीं लेने आया और आखिरकार प्रशासनिक अधिकारियों ने, संभवतः तहसीलदार ने, उसका अंतिम संस्कार किया। तो इस तरह की सूचनाएं भी हमारे पास आ रही हैं। कठिन समय में इंसानियत की और मानवता की परीक्षा होती है, पड़ताल होती है, और तब पता चलता है कि हम जो बहुत अच्छे दिखते थे, हम जो बहुत अच्छे बनते थे, हम जो बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे, हम असल में कैसे हैं, हम वास्तव में कैसे हैं। और उसे कहते हैं ना कि जब हमारे ऊपर कठिन काल होता है, जब हमारे ऊपर कठिन समय पड़ता है, तब हमारे जो दांत होते हैं खून चूसने वाले वो बाहर निकल कर आ जाते हैं, हमारे जो नाखून होते हैं वो भी बढ़ने लग जाते हैं, और तब हम असली चेहरा दिखाने लगते हैं लोगों को। तो ये वही समय है जिसमें इंसानियत की और मानवता की पड़ताल होनी है, परीक्षा होनी है। और दोस्तों, हमें इस पड़ताल में खरा तो उतरना है, इसको जीत कर बताना है, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं वो बहुत ठीक नहीं है। विदेशों से कई लोग जुड़ रहे हैं। शशि पाधा जी अमेरिका से जुड़ गई हैं, रेखा भाटिया जी जुड़ गई हैं। आप सबका स्वागत है। और चूँकि आज की किताब आपके ही देश से आ रही है तो आप लोगों के लिए एक अच्छा आज का ये श्रृंखला की कड़ी है। आज हम एक कहानी संग्रह पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर कहानी संग्रह पर चर्चा करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप अपनी विधा में काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आज हम जिस कहानी संग्रह पर चर्चा करेंगे वो भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आया हुआ कहानी संग्रह है। और जो मैंने इस श्रृंखला में जिन किताबों को शामिल किया है वो ज़्यादातर नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले जो अभी जनवरी में लगा था उसी में आई हुई किताबें हैं। हालांकि जनवरी के नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले पर भी एक बार कोरोना का संक्रमण छा गया था, उसके बावजूद भी वो पुस्तक मेला आयोजित किया गया था और उसी में ये सारी की सारी किताबें सामने आई हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। और महत्वपूर्ण इस कारण कि प्रवासी लेखन में कुछ नाम पिछले कुछ समय में तेज़ी के साथ उभर कर सामने आए हैं। और विशेषकर प्रवासी जो शब्द है, प्रवासी शब्द और प्रवासी लेखन के मायने भी इन दिनों बदले हैं। पहले प्रवासी लेखन का मतलब ये होता था कि भारत से गए हुए लोग जिन्होंने जो कुछ भी लिखा वो भारत के बारे में ही लिखा, उन्होंने भारत की ही कहानियाँ लिखी, उन्होंने वहाँ की कहानियाँ नहीं लिखी। जैसे उषा प्रियमवदा जी ने, वो जब भारत से गईं तब भी बहुत स्थापित लेखक थीं, लेकिन जब वो वहाँ गईं तब उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, लेकिन उनमें से भी अधिकांश भारत में ही घूमती रहीं। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि ऐसी सारी कहानियाँ जो कि भारत में ही घूम रही हैं, जो भारत की ही बात कर रही हैं, उनको हम प्रवासी लेखन कहेंगे या नहीं कहेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर वह प्रवासी लेखन है तो वो कैसे प्रवासी लेखन है जिसमें आप केवल और केवल इसलिए उसको प्रवासी मान रहे हैं क्योंकि वो विदेश में बैठकर लिखा जा रहा है, जबकि उसमें सब कुछ भारत का ही है।
मेरी नज़र में प्रवासी लेखन या प्रवासी साहित्य वो होता है जो कि किसी दूसरे देश में जाकर लिखा गया हो और जहां उस देश की खुशबू आ रही हो, जहां उस देश की संस्कृति दिखाई दे रही हो, उस देश की सभ्यता दिखाई दे रही हो, समाज दिखाई दे रहा हो, शहर दिखाई दे रहा हो, लोग दिखाई दे रहे हों, व्यवहार दिखाई दे रहा हो, लोक कलाएं दिखाई दे रही हो, लोक व्यवहार दिखाई दे रहा हो, और साथ में जिस देश से आप गए हैं उस देश को भी कहीं ना कहीं संबंधित किया जा रहा हो, रिलेट किया जा रहा हो, तो तब ऐसा लगता है कि हाँ, ये चूंकि वहां की ठीक ठाक तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, इसीलिए ये प्रवासी साहित्य। मेरी नज़र में प्रवासी साहित्य की परिभाषा ये होती है। और इस मापदंड पर प्रवासी साहित्य में से बहुत सारी रचनाएं हटा दी जाएंगी क्योंकि वो केवल भारत की बात करती हैं। यहां पर आते आते एक और बहुत मुश्किल बात ये आ जाती है कि जो बहुत सारा प्रवासी साहित्य जो रचा गया वो ज़्यादातर बहुत नॉस्टैल्जिक रहा, जिसमें भारत बार बार आता है और भारत बहुत नॉस्टैल्जिक तरीके से आता है। निश्चित रूप से जब भी आप किसी देश को छोड़ते हैं तो उसकी स्मृतियां आपके पास होती हैं, उसकी यादें आपके पास होती हैं, लेकिन अगर आप केवल उन यादों की ही चर्चा करते रहें तो बड़ी मुश्किल होती है। जैसे हम सब ही प्रवासी हैं, हम सब ने कभी ना कभी कोई ना कोई जगह छोड़ी है और उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह गए हैं, तो क्या हम उस पहली वाली जगह से ही जुड़े रहेंगे? नहीं, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जहां पहुंच गए हैं फिर वहां की बात करनी पड़ेगी। आज की तारीख में जो प्रवासी साहित्य सामने आ रहा है वो बहुत सधा हुआ, बहुत मंझा हुआ प्रवासी साहित्य सामने आ रहा है, जो उस देश की बात करता है, जो उस कल्चर की बात करता है, उस सभ्यता की बात करता है, उस संस्कृति की बात करता है और उसके बहाने भारतीयता की भी बात करता है। ये बहुत संतुलित साहित्य सामने आ रहा है और ये साहित्य इसीलिए स्वीकार्य हो रहा है। इसीलिए इन दिनों प्रवासी साहित्य की स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमें नई सूचनाएं चाहिए। जैसे अगर हम अमेरिका का साहित्य पढ़ रहे हैं, अमेरिका में रचा गया प्रवासी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो हमें अमेरिका के बारे में सूचनाएं चाहिए। वहाँ की ज़िंदगी कैसी है, वहाँ क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था क्या है। ये छोटी छोटी सूचनाएं अगर हमें वहाँ के साहित्य से मिलेंगी तो हमारे ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि होगी। साहित्य का काम अंततः हमारा ज्ञान बढ़ाना ही तो होता है। मैं इसीलिए प्रवासी साहित्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहता हूं कि प्रवासी साहित्य अंततः हमें क्या नया ज्ञान देकर गया। आज हम जिस किताब की बात करेंगे यहाँ, वो एक कहानी संग्रह है और इसी वर्ष नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशित होकर सामने आया है, खिड़कियों से झांकती आंखें। ये हमारे समय की एक महत्वपूर्ण कहानीकार, उपन्यासकार, संपादक, पत्रकार डॉक्टर सुधाम ढींगरा का 7वां कहानी संग्रह है। इससे पहले उनके जो कहानी संग्रह आए हैं वो खूब प्रशंसित हुए हैं और चर्चित भी रहे हैं। उनके इन कहानी, इससे पहले के जितने भी कहानी संग्रह हैं, उनको जब आप पढ़ते हैं तो वो सारी की सारी जो कहानियां हैं वो भारत और अमेरिका के बीच में एक सेतु की तरह दिखाई देती हैं। वो दोनों संस्कृतियों की पड़ताल करती हैं और दोनों संस्कृतियों के बीच में कहीं कोई साझा चीज़ों को ढूंढती हैं और साथ में उन चीज़ों को बताती हैं कि क्या चीज़ें अलग हैं। उनकी एक बहुत अच्छी कहानी है सूरज क्यों निकलता है, जो मेरी बहुत पसंदीदा कहानी है। सूरज क्यों निकलता है को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 पात्र हैं और वो 2 पात्र लगभग वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि प्रेमचंद के कफन के दोनों मुख्य पुरुष पात्र हैं। और किसी कहानी में मुझे पहली बार ये लगा कि एक कालजयी कहानी के 2 पात्रों का वैश्विक रूपांतरण कर दिया गया है। पीटर और जेम्स नाम के वो 2 पात्र हैं, उनको आप जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये तो घीसू और माधव हैं। और उन दोनों का रूपांतरण, उन दोनों का कायांतरण, और मनीषा कुलश्रेष्ठ जी कह रही हैं कि सुधा जी की लेखनी मुरीद बनाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और मनीषा कुलश्रेष्ठ जैसी हमारे समय की इतनी महत्वपूर्ण कहानीकार अगर इन कहानियों पर ये बात कह रही हैं तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है। धन्यवाद मनीषा जी।
तो मैं बात कर रहा था पीटर और जेम्स की। आप उनको देखेंगे, जब आप उनको पढ़ेंगे उस कहानी में, तो आप स्तब्ध रह जाते हैं कि किस कुशलता से लेखिका ने उनका कायांतरण कर दिया है। घीसू और माधव की कहानी नहीं है, लेकिन आपको लगता ऐसा ही कि वही है। तब ऐसे में जब ये एक नया कहानी संग्रह आता है, खिड़कियों से झांकती आंखें, जो उनके उपन्यास के बाद का पहला कहानी संग्रह, नक्काशीदार कैबिनेट उनका उपन्यास पिछले दिनों सामने आया, खूब चर्चित रहा और 3 साल में उसके 4 संस्करण आ गए और बहुत प्रशंसित भी रहा। उस पर अलग से एक किताब विमर्श की भी प्रकाशित हो गई, क्योंकि उसके ऊपर इतनी समीक्षाएं आ चुकी थी कि उन सबको एक किताब के रूप में प्रकाशित करना पड़ा। तो इस प्रकार ये जो सुधा जी की कहानियां हैं, इन कहानियों में हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन जो इस किताब के फ्लैप पर भी 2 बड़े लोगों ने जो बात लिखी है, सूर्य बालाजी ने और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने, इन दोनों ने लिखा है कि सुधा ओम ढींगरा जी में किस्सा गोई की अद्भुत क्षमता है, ये कहती हैं सूर्य बालाजी। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी कहते हैं सुधा ओम ढींगरा की कहानियों में एक बात जो तुरंत ही पाठक को पकड़ती है, वह है उनकी किस्सा गोई की कला। ये बात बिल्कुल सही बात है। मेरे मित्र सुनील भालेराव सीहोर से जुड़ रहे हैं, उनका धन्यवाद। किस्सा गोई सुधा जी की कहानियों का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, और वो किस्सा गोई की कला, चूंकि वो पंजाब केसरी में बहुत लंबे समय तक पत्रकार रही हैं और पत्रकार रहने के दौरान उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज और इस तरह की चीज़ों पर काम किया है, इसलिए वो उनके पास वो किस्सा गोई की अद्भुत कला है। वो कोई भी विषय इसमें 2 कहानियां ऐसी हैं जिसमें विषय बहुत छोटा सा है, लेकिन उस छोटे से विषय को किस तरह से कहानी में बदल देना है, ये कला एक किस्सा गो से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। जो हम जानते हैं कि हमारी दादी नानी के पास जो कहानियां होती थीं, उन कहानियों को आप पूरी रात भी सुन सकते थे। वो उनकी किस्सा गोई की कला ऐसी होती थी कि वो सुनाती जा रही हैं, सुनाती जा रही हैं, सुनाती जा रही हैं, और कहानियां खत्म नहीं हो रही। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मुझे कहानी की कला मेरी नानी ने ही सिखाई है, और मैंने उनसे ही सीखा है कि कहानी कैसे कही जाएगी, कहानी कैसे चलती है। रेखा भाटिया जी, आप सही कह रहे हैं कि सुधा जी जीवन को बहुत बारीकी से देखती हैं। इन सारी कहानियों में भी जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत 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 बारीकी से ऑब्जर्वेशन कर रही हैं। शिवना साहित्यिकी के सह संपादक शैलेंद्र शरण जी कह रहे हैं कि सुधा जी एक सशक्त हस्ताक्षर है। निश्चित रूप से वो प्रवासी, अब प्रवासी के कोष्टक में उनको नहीं रखा जाए, वो हमारे मुख्य धारा की एक प्रमुख कहानीकार हैं, प्रमुख उपन्यासकार हैं, और उनको अगर आप प्रवासी के कोष्टक में ही रखे रहेंगे तो ये हिंदी साहित्य के साथ भी एक तरह का अन्याय होगा, क्योंकि हमने इस तरह के ब्रैकेट्स लगाकर बहुत सारे अच्छे साहित्यकारों को सीमाओं में बांधा है। तो प्रवासी साहित्य से अब उनको हम बाहर लेकर मुख्य धारा में ही रखेंगे। खिड़कियों से झांकती आंखें में केवल 8 कहानियां हैं, और 8 कहानियां बहुत अद्भुत कहानियां हैं। मनीषा जी, आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपको ये पसंद है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ नई नई किताबें इस दौरान आती रहें। और यकीन जानिए कि मुझे अब आपकी किताब प्रेम की उम्र के 4 पड़ाव पर अगले सप्ताह चर्चा करनी है, और बल्कि उसमें से कुछ कविताएं मैं सुनाना ज़्यादा पसंद करूंगा चर्चा करने से ज़्यादा। खिड़कियों से झांकती आंखें में जो 8 कहानियां हैं, ये विशुद्ध प्रवासी कहानियां हैं, शुद्ध प्रवासी कहानियां हैं। और इनको पढ़ते समय, जैसे मैं कहता हूं कि जब निर्मल वर्मा को हम पढ़ते हैं, निर्मल वर्मा तो प्रवासी ब्रैकेट में नहीं बंधे हैं, जो मनीषा जी कह रही हैं ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, निर्मल वर्मा जी ब्रैकेट्स में नहीं बंधे हैं, लेकिन निर्मल वर्मा जी का साहित्य प्रवासी साहित्य है। एक स्त्री जब उसकी शादी होने के बाद जब वो अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर आ जाती है, और जब वो पति के घर में आने के बाद में जो नयापन देखती है, जो परिवर्तन देखती है, और उसको लेकर जो कुछ भी लिखती है, वो भी तो प्रवास है। हम सब पैदाइशी प्रवासी हैं, हम सब पैदा होते से ही प्रवास में बांध दिए जाते हैं, और हमें प्रवास करते रहना पड़ता है, क्योंकि बिना प्रवास के हम रह ही नहीं सकते हैं। तो देश की सीमाएं तो कागज पर खींची हुई लकीरें हैं, जिसमें इधर से उधर जाकर आप प्रवासी हो जाते हैं।
और लक्ष्मी शर्मा जी, आपने मनीषा जी की किताब पर नहीं लिख कर दिया। एक शुभ सूचना मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर देना चाहूँगा कि लक्ष्मी शर्मा जी का उपन्यास जो है वो शिवना प्रकाशन से प्रकाशित हो चुका है, लेकिन कोरोना के कारण हम उसको आउट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही कोरोना का ये सब खत्म होता है तो लक्ष्मी शर्मा जी का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास तुरंत प्रकाशित होकर बाहर आ जाएगा। उसके लिए लक्ष्मी जी को बधाई। तो हम सब पैदाइशी प्रवासी हैं और हम सबको प्रवास में रहना ही पड़ता है। प्रवास हमारे अंदर की सृजनात्मकता को ऊर्जा देता है, उसको उर्वरक देता है, और उन सब के बीच में से हम जीने के लिए नई चीज़ें तलाशते हैं। तो जब हम खिड़कियों से झांकती आंखें पढ़ना शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले हमको हमारे दिमाग में कई सारे प्रश्न होते हैं कि ये कहानियाँ किस तरह की कहानियाँ होंगी, कैसी कहानियाँ होंगी, और ये हमें कुछ नया दे पाएंगी या किस तरह के अंतर्द्वंद्वों से जूझती हुई कहानियाँ होंगी। और ये 8 कहानियाँ हैं। इनको पढ़ते हुए आपको कहीं नहीं लगता कि ये केवल 8 कहानियाँ हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने कई सारी कहानियाँ पढ़ डाली हों। जो बात मैं निर्मल वर्मा की कर रहा था कि निर्मल वर्मा का, उनको आप प्रवासी के ब्रैकेट में नहीं डालेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अधिकांश जो लेखन है वो प्रवास पर है, वो प्रवासी लेखन है। तब ये कहानियां हमारे लिए कई सारे, ये खिड़कियों से झांकती आंखें की कहानियां, 8 कहानियां हमारे सामने कई सारी खिड़कियां खोलती हैं, हमारे सामने कई झरोखे खोल देती हैं, और ये हमारे अंदर की जितनी भी गंदगी है, हमारे अंदर जो भी गलत है, हमारे अंदर जो भी खराब है, जो इंसान के अंदर जितनी कमजोरियां हैं, जितने उसके अंदर कलुष हैं, उन सब को खोल कर सामने रख देती हैं। सुधा जी की एक विशेषता ये है कि कौन सी ज़मीन अपनी अगर आप पढ़ेंगे कहानी तो उसमें भी वो पूरी गंदगी को सामने उजागर कर देती हैं। एक अच्छे कहानीकार को एक बहुत अच्छा सफाई कर्मी भी होना चाहिए। एक बहुत अच्छा सफाई कर्मी जानता है कि किन कोनों में गंदगी रहती है, किस कालीन के नीचे गंदगी पड़ी है, किस जगह कहाँ बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है, और उसकी झाड़ू कहाँ कहाँ तक पहुँचनी चाहिए। तब वो ठीक से सफाई कर पाता है। एक कहानीकार, एक लेखक, एक साहित्यकार असल में हमारे लिए वो समाज का सफाई कर्मी होता है, और उसको अपने ये सफाई कर्मी वाला काम बहुत ईमानदारी से करते रहना चाहिए, क्योंकि समाज उसकी कुशलता के कारण ही गंदगी से मुक्त रहता है। तो सुधा जी के पास में एक जो सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो कुछ छुपाती नहीं है। वो सारे पात्रों के अंदर का सारा कलुष खोल देती हैं। वो उन सारी जगहों पर, चूंकि विदेश में रहती हैं तो झाड़ू नहीं, वैक्यूम क्लीनर लगाकर पहुंचती हैं, जिन जगहों पर पहुंचना मुश्किल होता है। वो मानव मन की बहुत गहरे तक पड़ताल करती हैं, और पड़ताल करने के बाद वो उन सारी चीज़ों को देखती हैं जिन चीज़ों को वो हम सबको दिखाना चाहती हैं। जो मैं बार बार कहता हूँ कि सुधा जी की कहानियाँ में जो उनसे पूर्ववर्ती प्रवासी कहानीकारों से अलग क्यों हैं, क्योंकि सुधा जी की कहानियाँ कहीं भी बहुत भावनात्मक रूप से जो चित्र बनाने का काम नहीं करती हैं। वो इमोशनल होकर चीज़ें नहीं देखती हैं, वो बहुत क्रूर तरीके से चीज़ों को देखती हैं। एक कहानीकार को क्रूर भी होना पड़ेगा, क्योंकि कहानीकार अगर क्रूर के शब्द के अर्थ वैसे नहीं है जो दूसरे मायने में हो, लेकिन उसे सारी चीज़ों को देखना और दिखाना दोनों पड़ेगा। वो अगर इमोशनल हो गया, अगर वो भावनात्मक हो गया, तो वो बहुत सारी चीज़ें कहने से छूट जाएगा। तो ये सारी कहानियाँ जो हैं, वो कहानियाँ उन सारी चीज़ों को खोलती हैं, उन सारी चीज़ों को हमारे सामने लाती हैं। और लक्ष्मी जी धन्यवाद, आपको प्रस्तुतिकरण पसंद आ रहा है। मैं तो आपकी उपन्यास पर भी इस दौर में करता, अगर कोरोना नहीं होता तो आपका उपन्यास मेरे हाथों में होता, लेकिन वो प्रिंट हो चुका है और प्रिंटर के पास रखा हुआ है, तो जल्दी ही आपकी किताब भी सामने आएगी।
तो हाँ रेखा जी, आपने सही कहा कि वो एक डॉक्टर की तरह काम करती हैं। वो एक डॉक्टर के परिवार से हैं। उनके पति ओम ढींगरा जो हैं हमारे समय के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो मेडिसिन पर काम करते हैं। उनके बेटे और बहू दोनों डॉक्टर हैं। तो वो एक डॉक्टर के परिवार से संबंधित हैं, इसीलिए वो चीज़ों को उजागर करने में, खोल कर देखने में बहुत विश्वास रखती हैं कि कहाँ गंदगी है, कहाँ बीमारी है, कहाँ गंदा और ख़राब खून जमा हो गया है जिसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो शरीर संक्रमित हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को कहानीकार को ध्यान रखना चाहिए। मैं बिना नाम लिए कुछ ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि कुछ प्रवासी, कुछ कहानीकारों ने मृत्यु की कहानियाँ लिखना जैसे एक विषय सा बना लिया है और उनकी हर दूसरी कहानी में मृत्यु होती है। मृत्यु एक प्रधान विषय होता है। मुझे लगता है कि मृत्यु एक विषय ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक कहानीकार के लिए, एक साहित्यकार के लिए विषय जीवन होना चाहिए। हमें जीवन की कहानियाँ लिखनी चाहिए, हमें जीवन पर कहानियाँ लिखनी चाहिए। आपके अपने जीवन के जो भी अनुभव रहे हों, लेकिन हमें अपने पाठक को अंततः जीवन ज़रूर देना है। सुधा जी की कहानियाँ अंत में पाठक को जिजीविषा देकर जाती हैं, जीवन देकर जाती हैं, और उन सब के बीच में से उम्मीद बची रहती है कि ये उम्मीद की एक किरण आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। तो किसी भी कहानीकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने पाठक को कहीं ना कहीं ऐसी जगह छोड़कर जाए जहां से वो सांस ले सके पाठक। उसे आप हताश, उसे आप निराश, उसे आप दुविधा में, उसे आप ऐसी जगह पर छोड़कर जाएंगे जहां से वो और अवसाद में चला जाए, तो मुझे लगता है कि वो गलत है। हम अपने समय की अच्छी चीज़ों को ज़रूर देखते हुए चलें, और जब आप कुछ बड़ा रच रहे हों तब तो आपको ये करना ही पड़ेगा। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने मनीषा कुलश्रेष्ठ जी का उपन्यास मल्लिका पढ़ा होगा। वो मल्लिका उपन्यास दुखांत उपन्यास है, लेकिन ये लेखक की कुशलता है कि उस दुखांत उपन्यास में भी जीवन के तत्व हैं। उस दुखांत उपन्यास में भी पाठक अंत में जीवन के साथ बाहर निकल आता है। ये लेखक की कुशलता होनी चाहिए। इस संग्रह की ज्यादातर कहानियों में अंततः जीवन जीतता है, और अंततः पाठक के पास में एक हौसला होता है कि लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। अगर हम लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं तो फिर हार तो हमारी पास लिखी है। नीलोत्पल रमेश जी और शुभ्रा ओझा जी, आप दोनों का धन्यवाद सहमत होने के लिए। जो रेखा भाटिया जी कह रहे हैं कि अंत में सकारात्मक पहलू और आत्मशक्ति देती हैं, तो ये होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर आप भी निराशा दे रहे हैं, तो फिर आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। आपको हमेशा अपने पाठक को आश्वस्ति देनी पड़ेगी कि जिंदगी से लड़ो, जिंदगी से जूझो, जिंदगी से जब तक लड़ोगे, जब तक जूझोगे, तब तक जीत की संभावनाएं बनी रहेंगी। जिंदगी से पराजित होने का मतलब है कि आप लड़े ही नहीं हैं। मृत्यु जीवन का एक अंतिम सत्य होता है, इससे किसी को इनकार नहीं है, और वो स्थायी है। लेकिन उससे पहले जो जीवन है, उस जीवन से तय होगा कि आपको ये जीवन मिला क्यों। तो ये सारी जीवन की कहानियां, ये सारी जिंदगी की कहानियां हैं। इन सब 8 कहानियों में अलग अलग विषय हैं, अलग अलग तरीके से सुधा जी ने विषयों का निर्वहन किया है, और उन सब के बीच में वो हमें पूरा जो अमेरिका का जीवन है, उस जीवन के दर्शन होते हैं। एक और कुशलता की आवश्यकता प्रवासी लेखन में जो होती है, वो ये होती है कि आप जो कुछ लिख रहे हैं वो आप पढ़ाएंगे, वो उसको पढ़ेंगे भारत के पाठक। तो ऐसा कुछ ना लिख दिया जाए जो कि वहां समझ ही ना पड़े, चीजें समझना पड़े, घटनाएं समझना पड़े, प्रक्रिया समझना पड़े। ये सुधा जी क्या बिल्कुल नहीं है। वो बहुत बहुत सकारात्मक तरीके से वहां की चीजों को समझा भी देती हैं, बता भी देती हैं। और जो कहानी की एक मुख्य गुण ये होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप कहानीकार हैं तो आपको चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना है,
वो पाठक को समझने देना है। लेकिन प्रवासी कहानीकार के सामने दुविधा यह है कि उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। लेकिन सुधा जी कहानियों में एक्सप्लेन करती हैं चीजों को, उसका विवरण देती हैं, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते कि यहां पर उन्होंने विवरण दे दिया है। वो कथा की शैली में ही उन सब चीजों को अंतर्निहित कर देती हैं, और उस बीच में से आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा, ये जो प्रक्रिया है ये अमेरिका में ऐसा होता है, और वहां पर ऐसा नियम है, या वहां पर इसको लेकर ऐसा प्रावधान है। ये एक नया तरीका है, और ये बाकी प्रवासी जो साहित्यकार हैं उनको सुधा जी से ये चीज सीखनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने कोई चीज लिखी और वहां स्टार बनाया, और स्टार बना के आप नीचे समझा रहे हैं कि ये यहां ऐसा होता है और यहां ऐसा होता है, तो वो कथा रस को भंग कर रहे हैं। आपकी कला इसमें है कि आपको वहां स्टार लगाकर नीचे नहीं समझाना पड़े, आप कथा में ही अंतर्निहित कर दीजिए चीजों को, ताकि लोग खुद समझ जाएं। ये बहुत बड़ा गुण होता है किसी भी कहानीकार का। अंजू शर्मा जी नमस्ते, आप जुड़ रही हैं। आपकी बहुत अच्छी कहानियों पर मैं चर्चा कर चुका हूं, और आज हम सुधा उमढीगरा जी के नए कहानी संग्रह खिड़कियों से झांकती आंखें पर चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक जो चर्चा है उसमें मैंने थोड़ा सा, मुझे चूंकि प्रवासी साहित्यकारों से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूं, सही कहा शुभ्रा जी आपने कि सुधा जी की कहानियां बहुत कुछ सिखाती हैं। और इस वाक्य को प्रवासी साहित्यकार गलत ना समझें। मैं फिर से कहता हूं कि सुधा जी की कहानियां पढ़कर प्रवासी साहित्यकारों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, अगर वो उन कहानियों को पढ़ें तो, कि भारत के पाठकों के लिए कहानी किस तरह से लिखनी है, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। और अगर आप भारत की ही कहानियां लिखेंगे तो भारत में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवासी साहित्यकार अरुणा सभरवाल जी जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। तो आपको अपने देश, जिस देश में आप अब चले गए हैं, जिस देश में अब आप रह रहे हैं, आप उसकी चर्चा करें, उसकी बातें करें, उसके बारे में ज्ञान हमें दें, और वो ज्ञान ऐसा हो, क्योंकि जो हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में इंसानी मन एक जैसा है, उसमें जो कलुष हैं वो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो भी ईश्वर या जो भी शक्ति है, उसने सारी दुनिया के सारे लोगों को एक ही मिट्टी से बनाया है। तो जब एक ही मिट्टी से बनाया है तो कलुष भी वैसे ही होंगे, गुण भी वैसे ही होंगे। तो अंजू शर्मा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सुधा जी की कहानियां प्रवासी के टैग से ऊपर हैं और वो मुख्य धारा की कहानियां हैं। इस बात को वैसे तो बिल्कुल ये भी गलत है कि कोई मुख्य धारा भी है, मैं तो इससे भी असहमत रहता हूं कि मुख्य धारा और समानांतर धारा और प्रवासी धारा और स्त्री विमर्श की धारा और ये सब चीज़ों से हटकर हमने बहुत सारे कोष्टक लगाकर हमने बहुत सारी चीज़ों को डाइल्यूट कर दिया है। जो अंजू शर्मा जी कह रहे हैं कि ये सब प्रवासी से ऊपर की कहानियां हैं और प्रवासी के टैग से बाहर हमें प्रवासी साहित्यकारों को लाना पड़ेगा। प्रवासी साहित्यकारों को भी इस टैग से बाहर निकलना पड़ेगा। उनको भी कहना पड़ेगा कि आप हमें केवल प्रवासी विशेषांक में मत छापिए, आप हमें सामान्य अंकों में छापिए। कि आपने अगर कहीं एक प्रवासी विशेषांक छाप दिया और उसमें आपने हमको रख दिया तो वो ठीक नहीं है। आप हम पर अलग से अंक मत निकालिए, हम आपके साथ हैं। तो जो रेखा जी कह रही हैं उससे मैं सहमत हूं कि ये वैश्विक कहानियां हैं, ये ग्लोबल कहानियां हैं जिसमें आपको बहुत सारा ऐसा कुछ पढ़ने को, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है जो कि वैश्विक है। इन कहानियों का अगर अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया जाए तो ये अंग्रेजी लेखक की कहानियां दिखाई देंगी और अलग तरह की कहानियां दिखाई देंगी। तो ये इन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है। खिड़कियों से झांकती आंखें जो मैंने कहा कि ये इसी वर्ष नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में ये प्रकाशित होकर सामने आया है और पाठकों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया अभी तक इस पर आ रही है, समीक्षकों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है और प्रकाशक के हिसाब से जो बिक्री के आंकड़े हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अब तो खैर कोरोना के कारण सब बंद है। तो किसी भी किताब को लेकर जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं कि पाठक उसे पसंद करे, समीक्षक उसे पसंद करे और साथ में प्रकाशक की रोजी रोटी भी उस किताब से जुड़ी होती है, तो उस किताब की बिक्री के आंकड़े भी बहुत अच्छे हों। ये तीनों चीज़ों का जब संतुलन होता है तब हम किसी किताब को सफल मान सकते हैं। हालांकि बिकना सफलता का कोई आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी चूंकि हम बाजार में बैठे हैं
तो बाजार के हिसाब से भी सोचना पड़ता है। इस संग्रह की जो 8 कहानियां हैं उसमें खिड़कियों से झांकती आंखें हैं, वसूली है, एक गलत कदम है, ऐसा भी होता है, कॉस्मिक की कस्टडी, यह पत्र उस तक पहुंचा देना, अंधेरा उजाला और एक नई दिशा। ये 8 कहानियां हैं। 8 कहानियों के विषय बिल्कुल अलग अलग हैं। आप जब इन 8 कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको कोई किसी भी एक कहानी का विषय किसी दूसरी कहानी से टकराता हुआ नहीं दिखता। और यहां तक कि उनकी पिछले संग्रह में जो कहानियां आई हैं, जो कौन सी जमीन अपनी में आई है या कमरा नंबर 103 में आई हैं, या उनकी 10 प्रतिनिधि कहानियों में जो कहानियां आई हैं, या वसूली में जो कहानियां आई हैं, उसमें और इस संग्रह की कहानियों के विषय की टकराहट भी नहीं है। बिल्कुल अलग तरह की कहानियां हैं। तो ये किसी भी कहानीकार के लिए बहुत जरूरी होता है कि जब भी वो नया कुछ रच रहा है तो उसके दिमाग में ये जरूर रहे कि उसने जो पहले जो रच दिया है उसके नए रचे हुए में उसके पहले रचे हुए की प्रतिध्वनि या गूंज तो नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आ रही है तो फिर क्यों लिख रहे हो? अगर आप पहले से अलग नहीं लिख रहे हो, अगर आप पहले से बेहतर नहीं लिख रहे हो, तो फिर ये समझ लीजिए कि आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि फिर आप लिख क्यों रहे हो। अनघ शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनकी भी किताब इन दिनों पढ़ रहा हूं और जल्दी ही उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारी कहानियां जो हैं ये पिछले संग्रह की कहानियों से आगे की कहानियां हैं, अलग कहानियां हैं। जो एक लेखक, एक साहित्यकार, एक कहानीकार, एक उपन्यासकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है आगे और अलग होना। पिछले रचे हुए से आगे का लिखना, पिछले रचे हुए से अलग लिखना, ये बड़ी चुनौती होती है। आप अपने आप को दोहरा तो नहीं रहे हैं किसी कहानी में, या आप अपनी जगह पर कदम ताल तो नहीं कर रहे हैं। एक लेखक अगर ट्रेडमिल पर खड़ा होकर जॉगिंग करता रहेगा तो उसका पाठक बहुत जल्दी ऊब जाएगा। एक लेखक ट्रेडमिल पर खड़ा होकर जॉगिंग नहीं कर सकता, उसको खुले मैदान में दौड़ लगाना पड़ता है ताकि उसका उठा हुआ कदम और बढ़ता हुआ कदम दिखे और दूरी तय हो। ट्रेडमिल पर जब आप दौड़ते हैं तो आप आभासी दूरी तय करते हैं, वो वास्तविक दूरी नहीं होती है। हमारे समय के कई लेखक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं और ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए उन्हें समझ नहीं आता है कि वो एक स्थान पर कदम ताल कर रहे हैं, वो दौड़ नहीं रहे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको वास्तविक रूप से दौड़ना पड़ेगा। सुधा जी की ये कहानियां आगे बढ़ने का भी संकेत देती हैं और अलग होने का भी संकेत देती हैं कि पिछली कहानियों से ये बिल्कुल अलग हैं। जैसे खिड़कियों से झांकती आंखें। खिड़कियों से झांकती आंखें एक स्तब्ध कर देने वाली कहानी है। इसको पढ़ने के बाद आप बहुत देर तक अंदर से बेचैन हो जाते हैं। हम सब जो उम्र की उस पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पड़ाव में सन्नाटा, सूनापन, एकांत, ये सब हमें घेरेगा। विदेशों में या पाश्चात्य सभ्यता में जिसे एम्प्टी नेस्टर्स कहा जाता है कि बच्चों के चले जाने के बाद घर में रह गए पति और पत्नी, ये एक वहाँ के जीवन प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारे यहाँ जीवन प्रक्रिया का हिस्सा ये कभी नहीं रहा, लेकिन अब हो चुका है। अब हमारे यहाँ भी एम्प्टी नेस्टर्स होते हैं कि बच्चे सब चले गए हैं और अब तो विदेश चले गए हैं, अब तो इस देश में भी नहीं है, विदेश चले गए हैं और अब पति पत्नी अकेले हैं और पति पत्नी अकेले हैं और उस अकेलेपन को वो काट रहे हैं। खिड़कियों से झांकती आंखें में डॉक्टर सागर मलिक की पीठ पर जो आंखें चिपकी रहती हैं वो ऐसा लगता है हम सब की आंखें हैं और कोई ना कोई सागर मलिक वहाँ खड़ा है और हम उसकी पीठ पर आंखें चिपकाए अपना जो माजी है, हमारा जो विगत है, उसको देख रहे हैं। और डॉक्टर सागर मलिक का भी वही भविष्य होना है। ये बहुत बेचैन करने वाली कहानी है। अगर कोई लेखक इस तरह की कहानी लिखता है जिसमें उसके पात्र के अंदर की बेचैनी पाठक के अंदर ठीक ठाक तरीके से उतर जाती है, तो ये समझिए कि लेखक सफल हो गया। यहाँ पर सागर मलिक, डॉक्टर सागर मलिक के अंदर की पूरी बेचैनी को आप अपने अंदर महसूस करते हैं। वो जो खिड़कियों से झांकती हुई आंखें हैं, उनको आप अपनी पीठ पर महसूस करते हैं और
उस पूरी छटपटाहट को, वो छटपटाहट ऐसा लगता है आपको ही हो रही है। जब वो मिस्टर एंड मिसेस रेड्डी उनको बिठालकर अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कहानी हम सुन रहे हैं। कहानी पूरी विदेश में घटित हो रही है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हमारे लिए कुछ अजनबीपन है। ये प्रवासी लेखकों को समझना पड़ेगा। ये चीज़ जो मैं कहता हूँ कि सुधा जी की कहानियों से सीखना पड़ेगा कि कहानी कहीं भी घट रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कहानी हमारी ही है। और इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो चीज़ें बहुत अलग तरीके से सामने आती हैं, बिल्कुल अलग तरीके से सामने आती हैं। इस संग्रह की जो दूसरी कहानी है वो वसूली है। वसूली दोनों देशों में घटती है, वो अमेरिका में भी घटती है, वो भारत में भी घटती है, और वो इंसान के अंदर के कलुष को बहुत बेदर्दी से उजागर करती हुई कहानी है। दो भाइयों हरि और शंकर के बीच की कहानी है। हरि विदेश चला जाता है, परिवार को स्थापित करने के लिए विदेश चला जाता है, और शंकर यहीं रह जाता है। वो वहाँ से कमा कमा कर पैसे भेजता है कि यहाँ माँ बाप जो जीवन भर सरकारी क्वार्टर में रहे, एक दो कमरे के टूटे हुए क्वार्टर्स में रहे, वो कम से कम ठीक से ज़िंदगी बिताएं। और अचानक पता चलता है कि शंकर ने माता पिता के नाम से तो कुछ भी नहीं खरीदा है, सब कुछ अपने नाम से खरीद लिया, और उसके बेचने का समय आ गया है। वो उसे बेच रहा है और माता पिता को घर से बेदखल कर रहा है। तब हरि लौटता है और उसे पूरी कहानी पता चलती है, और फिर वो स्तब्ध रह जाता है कि जिस भाई के लिए उसने इतना किया, कमा कमा कर वहाँ से डॉलर्स भेजता रहा, और आखिर में वो उसके अपने माँ बाप को घर से बाहर भेज रहा है क्योंकि उसे वो मकान बेचना है। तब हरि अपने हिस्से के जो भी पैसे उस मकान को बेचने से मिलते हैं उनसे एक मकान खरीदता है, और फिर उसको अपने माँ बाप को रखता है, और कहता है कि माँ बाप के बाद ये वृद्धाश्रम होगा जहाँ पर वो लोग जिनको उनके बेटों ने निकाल दिया है वो सारे लोग रहेंगे आकर। जो मैंने कहा कि सुधा जी की कहानियाँ अंत में एक विकल्प देकर जाती। आप पाठक को विकल्प देकर बाहर निकलो। आप विकल्पहीन छोड़कर निकल आएंगे पाठक को तो समझिए आप अन्याय करके आएंगे बाहर। तो ये कहानी का शीर्षक बहुत अच्छा है, वसूली। अब आप देखिए कि वसूली कैसे की जा रही है। एक भाई को डॉलर्स कमाने के लिए अमेरिका भेज दिया गया है, और उसके बहाने दूसरा भाई वसूली कर रहा है। हमारे समय के बहुत प्रखर पत्रकार अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी, जिसमें कि विदेशों में बसे हुए भारतीयों के द्वारा उनका परिवार डॉलर्स, पॉन्ड्स, दीनार्स को खींचता है और उनके द्वारा यहाँ स्थापित हो जाते हैं, और उसके बाद पता ये चलता है कि वो लोग जब रिश्तों की तलाश में भारत आते हैं तो उन्हें रिश्ते नहीं मिलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, और अंत बहुत अच्छे से किया गया इसका। एक गलत कदम ये कहानी हमें बताती है कि हम लोग परिवर्तित होने के लिए तैयार नहीं, हम बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। और जबकि सारी दुनिया तेजी के साथ बदल रही है, तेजी के साथ परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तब हम लोग बहुत सारी ऐसी परंपराओं में बंधे हैं, बहुत सारे जाति पाति और धर्म को लेकर इस तरह के उसमें उलझे हुए हैं कि अपने बच्चों के विवाह और शादी जैसी चीज़ों पर भी हम जात और पात जैसी चीज़ों पर स्थिर हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक गलत कदम अमेरिका में बसे हुए दंपति जो कि अभी भी उसी जात पात में उलझे हुए हैं, उनकी आंखें खोलने वाली कहानी है। ये दयानंद और शकुंतला की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे दयानंद और शकुंतलाओं की कहानी है जो कि जेनेट को इसीलिए केवल बहू स्वीकारने से मना कर देते हैं क्योंकि वो अमेरिकन है। और होता यह है कि अंततः जो बच्चे, जिन बच्चों को वो जिन पर विश्वास करते हैं, वो उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तब यही जेनेट और इसका पति शरद, जो उनका बेटा है जिसको उन्होंने घर से निकाल दिया था, वही इनको वृद्धाश्रम से लेकर अपने घर ले जाते हैं, और उस घर में ले जाते हैं जहां पर बाहर तख्ती लगी हुई दयानंद शकुंतला निवास। और जेनेट के पिता डॉक्टर बट्रिक से जब परिचय होता है तो पता चलता है कि वो दयानंद के पुराने मित्र हैं, डॉक्टर हैं। तो ये आंखें खोल देने वाली कहानी है कि आप अगर जात पात और इन सब चीज़ों में उलझे रहोगे तो आप अच्छे रिश्तों से हाथ धो दोगे।
और इन सब से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप देश से बाहर आ गए हैं या देश में भी हैं, तो भी वो जो संकीर्ण मानसिकता है उससे बाहर निकलना होगा। हमें धर्म और हमें जाति और हमें इन सब से ऊपर उठकर इंसानों से जुड़ना पड़ेगा, इंसानों की तलाश करनी पड़ेगी। एक गलत कदम असल में इंसानियत के पक्ष में एक गवाही है, ये मानवता के पक्ष में एक बयान है कि आप इस पर कायम रहिए। यही चीज आपको अंत में बचा कर ले जाएगी। ऐसा भी होता है, पत्र के रूप में कहानियां लिखने की बहुत पुरानी परंपरा है, और पत्र के रूप में जब कहानियां लिखी जाती हैं तो उन कहानियों में लेखक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है पाठक को अपने साथ जोड़े रखने के लिए। इस कहानी में दलजीत कौर है जो बेटी है, और वो बेटी किसी के साथ उसका विवाह हुआ है और अमेरिका चली गई है। वहाँ से उसका जो परिवार है, जो उसका मायका का जो पूरा परिवार, उसके भाई, उसकी माँ उसका शोषण करते हैं, उससे पैसे मंगाते हैं, हर तीसरे दिन उससे पैसे मांगे जाते हैं, इस काम के लिए पैसा। जबकि वो और उसका पति जो है वो दोनों अपनी बहुत छोटे मोटे काम करके, टैक्सियाँ चलाकर, उसका पति टैक्सी चलाता है, वो भी खुद कहीं काम करती है और वहाँ से पैसे कमाते हैं। हाँ, ये लोग ये बात भूल जाते हैं कि विदेशों में जो लोग डॉलर में कमा रहे हैं उन्हें खर्चे भी डॉलर में ही करने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो भारतीय रुपयों में खर्चा करते हैं। वहाँ पर भी आपको $1 में, अगर $1 या $2 में समोसा मिल रहा है तो इसका मतलब 140 रुपये में मिल रहा है ना। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि वहाँ पर पैसा जो है खूब मिल रहा है? वहाँ पर खर्चे भी वैसे ही होते हैं। और ये जो दलजीत कौर का पत्र है, ये बहुत मार्मिक पत्र है जो अपनी माँ को लिखा है उसने। अपनी माँ को इतना कठोर और इतना कड़वा पत्र कोई बेटी तभी लिख सकती है जब उसके सहन करने की सारी सीमाएं टूट गई हों, जब उसके लिए सब कुछ ऐसा हो गया हो कि अब उसे सहन नहीं किया जा सकता, तब वो ऐसे पत्र लिख सकती है। और वो बहुत छटपटाहट, बहुत सारी बेचैनी उस पूरे पत्र में दिखाई देती है। वो अपनी माँ को कटघरे में खड़ा करती है, अपने भाइयों को कटघरे में खड़ा करती है, सारी घटनाएं बताती है, और अंत में वो उन सारे रिश्तों से बाहर निकल जाती है। ये पत्र आपको पढ़कर वो सारे रिश्तों की कली खोल देता है और ये बताता है कि इंसान ने पैसे का आविष्कार किया है, लेकिन अब पैसा इंसान का उपयोग कर रहा है, और इंसान अब उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से पैसा उसको चला रहा है। ये पहला उदाहरण होगा कि आविष्कार की गई चीज अपने आविष्कारकर्ता को चला रही है। तो ये कहानी उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर कॉस्मिक की कस्टडी, जो मैंने कहा कि सुधा जी बड़े अलग अलग तरह के विषय उठा लाते हैं, और बहुत एक कहानीकार या एक कलाकार के लिए, और विशेषकर रंगमंच के कलाकार के लिए, थिएटर के कलाकार के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रहे। वो ऑब्जर्व बहुत अच्छा करता हो चीज़ों को, वो लोगों को ऑब्जर्व करता हो, वो घटनाओं को ऑब्जर्व करता हो, वो चीज़ों को बहुत गौर से देखता हो। सुधा जी के पास में ये कला है। जैसे कॉस्मिक की कस्टडी, अंग्रेजी है लेकिन आपको समझ में आ सकता है कि कॉस्मिक की कस्टडी मतलब कॉस्मिक किसके पास रहे, इसको लेकर केस लगाया जाता है। एक भारतीय मूल के सुधीर पटनी के यहाँ पर केस लगता है। मिसेस रॉबर्ट और उनका बच्चा, उनका बेटा ग्रेग, वो दोनों कॉस्मिक किसके पास रहे उसको लेकर केस लगाते हैं, और दोनों के बीच में खूब झड़प होती है, बहुत द्वंद्व होता है। और तब तक जो जिसके यहाँ केस लगा हुआ है वहाँ तो क्योंकि परिवार अदालतें अलग होती हैं, पारिवारिक वाद अलग होते हैं, और ये क्रिमिनल और इस तरह के वाद अलग लगाए जाते हैं। तो पारिवारिक अदालत में सुधीर पटनी के यहाँ केस है, और जब वो अंत में देखता है कि जिस चीज़ को लेकर इतना विवाद चल रहा था कॉस्मिक को लेकर, वो कॉस्मिक असल में एक कुत्ता होता है, और दोनों माँ और बेटे उस पर दावा लगाने के लिए अड़े रहते हैं कि इसकी कस्टडी हमारे पास रहेगी। ये ज्ञानवर्धक कहानी तो है ही है, इसमें बहुत सारी सूचनाएं आपको नए तरीके से मिलती हैं। साथ में ये भी पता चलता है कि विदेशों में लोग जानवरों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है। और ये भी कि
एक रोचक कहानी किसी छोटे से विषय पर कैसे गढ़ दी जाती है। कई बार ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई बहुत गंभीर विषय पर बहुत लंबी चौड़ी बहुत बड़ी कहानी लिखें। आप किसी छोटे से विषय पर कोई रोचक सी छोटी सी कहानी लिख दें, पाठक को उसमें भी मज़ा आ जाता है। पाठक को अच्छा लगना चाहिए। अगर 20 पन्नों की कहानी के बाद भी पाठक को अच्छा नहीं लगा तो आपकी सारी कवायद बेकार हो गई। तब इस तरह की कहानियाँ रोचक होती हैं और ये कहानियाँ पाठक को जोड़े रखती हैं। जैसे अगली कहानी, यह पत्र उस तक पहुंचा देना। अब इस तरह की कहानियां हिंदी में लिखना तो जिसे कहते हैं गंभीर अपराध माना जाता है। रहस्य, रोमांच और इस तरह की कहानियां हिंदी में तो ये अगर आपने लिख दी तो आप अछूत हो जाएंगे। हालांकि इन दिनों लिखी जा रही हैं, लेकिन ये रहस्य और रोमांच की कहानी है। लेकिन ये केवल रहस्य और रोमांच की कहानी नहीं बचती है। इसमें भी वही जाति व्यवस्था है, वही वर्ण व्यवस्था है जो भारत में है और जो अमेरिका में भी है। मतलब वहां पर भी वहां श्वेत और अश्वेत के बीच की व्यवस्था है कि वहां पर भी जो जेनेट है वो विजय से प्रेम करने लग जाती है, जो भारतीय मूल का है। जेनेट के पिता मेयर हैं और उनको ये पसंद नहीं कि कोई अश्वेत से उनकी बेटी की शादी हो। और जिस तरह से हमारे यहाँ ऑनर किलिंग होती है, ठीक उसी तरह से वो सारी व्यवस्थाएं रचते हैं। मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है। राजनारायण बोहरे जी हमारे समय के बहुत अच्छे कहानीकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। नुसरत मेहदी जी जुड़ रही हैं, उनका भी स्वागत है। तो इस कहानी में यह पत्र उस तक पहुंचा देना में आप ये देखते हैं कि विदेशों में भी ऑनर किलिंग हो रही है। बेटी की शादी, जो जेनेट है वो विजय से शादी करना चाहती है, लेकिन जेनेट का जो पिता है वो मेयर है, बहुत शक्तिशाली है, वो अश्वेत के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। तो वो ऐसी परिस्थितियां रच देता है कि जिनके चक्कर में अंततः विजय की मौत हो जाती है और इधर जेनेट की भी मौत हो जाती है। और इस बीच जो दीपाली और हार्दिक हैं, जो कि इनके मित्र हैं, जेनेट और विजय के साझा मित्र हैं, उनके पास कुछ शोध वाले लोग, शोध छात्र आते हैं और वो बताते हैं कि वो एक पत्र की बात के बताते हैं कि विजय ने वहाँ से एक पत्र भेजा था मरने से पहले कि जेनेट को दे देना। नमस्ते नुसरत जी, आप जुड़ गई, आपका स्वागत है। तो वो जब उनको छोड़ने के लिए वापस एयरपोर्ट जा रहे होते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो एक पतला रास्ता पकड़ते हैं और उस पतले रास्ते में जिसके बारे में लोगों को पता है कि इस रास्ते पर कुछ गलत है, और उस रास्ते पर उनके साथ कोई अनुभव होता है। और फिर वो जो पत्र हाथ में रहता है वो पत्र हवा में उड़ जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित होती हैं और फिर अंत हो जाता है। लेकिन इस कहानी में सबसे अच्छी, मंजू शर्मा जी का स्वागत है, इस कहानी में सबसे अच्छी बात यह है कि ये रहस्य, रोमांच या भूत प्रेत की कहानी होते हुए भी ये अपने पीछे रंग भेद, वर्ण व्यवस्था, जाति धर्म जैसे सवालों को उठाती है। ये खाली भूत प्रेत रहस्य रोमांच की कहानी नहीं है, ये रंग भेद को लेकर एक सशक्त कहानी है और रंग भेद की पूरी व्यवस्था पर प्रश्न उठाकर यह कहानी खत्म होती है। तो इस तरह की कहानियां जब लिखी जाएं तो उसमें सरोकार का उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। फिर एक और कहानी, अंधेरा उजाला। यह कहानी पूरी तरह से भारत में ही घटित होती है और अंत में थोड़े समय के लिए विदेश जाती है। लेकिन ये कहानी, इसको हम दलित विमर्श की एक अच्छी कहानी और एक सशक्त कहानी कह सकते हैं। एक गायक मनोज पंजाबी है और उसके साथ में इला का प्रेम है। इला जो सवर्ण है, ऊंचे परिवार से है, ऊंचे कुल से है, और मनोज पंजाबी जो कि सफाई कर्मी है। और वो मनोज पंजाबी गायक बन जाता है और अच्छा बड़ा गायक बन जाता है। तो उसके बाद जब वो घर आता है तो इला के साथ उसका
मेल जोल उसके चाचा को पसंद नहीं आता और बहुत सारा घटनाक्रम ऐसा होता है। और अंततः ये होता है कि ये पूरे जो लोग हैं उनको मनोज पंजाबी, जो एक दलित वर्ग से आता है, उसका इतना ऊंचे स्थान पर पहुंच जाना किसी को पसंद नहीं आता और उसको मार डाला जाता है। जो बहुत बड़ा गायक हो जाता है उसे मार डाला जाता है। और फिर अंततः इला को उसकी संतति से मिलने का मौका मिलता है मनोज पंजाबी की, और फिर वहां से वो पूरी कहानी सामने आती है। ये कहानी भी, जो मैंने कहा कि सुधा जी की कहानियों की एक विशेषता ये होती है कि उनकी कहानियां मानव मन के अंधेरे कोनों की पड़ताल करती हैं और वो उन सारी जगहों पर जाकर देखती हैं कि यहाँ क्या गंदगी छिपी है। इस कहानी में मनोज पंजाबी का जो चरित्र उन्होंने बनाया है वो इतने अच्छे से बनाया है, और उसका बहुत बड़ा गायक होने से पहले इला के घर आना और उसके बाद इला के घर आना, और उस बदले हुए व्यवहार का, जो इला के परिवार का जो बदला हुआ व्यवहार मनोज पंजाबी के प्रति है, उसको इला देखती है, लेकिन उसके बावजूद भी इला का उससे मिलना जुलना पसंद नहीं है। जो यह पत्र उस तक पहुंचा देना में जो रंग भेद था, वो रंग भेद भारत में थोड़ा सा नाम बदलकर जाति भेद के नाम से सामने आता है, वो वर्ण भेद के नाम से सामने आता है। लेकिन हमने सभ्यता के इस पूरे क्रम में जो सबसे बड़ी गलती इंसान ने की है कि हमने मनुष्य के रूप में मनुष्य को स्वीकार नहीं किया है। हम मनुष्य नहीं हो पा रहे हैं। हम धर्म के टैग में, हम जातियों के टैग में, हम वर्णों के टैग में बंधे रहना चाहते हैं। हम मनुष्य के टैग में नहीं रहना चाहते हैं। हम मनुष्य नहीं होना चाहते हैं। और ये कहानियां, जो दोनों कहानियां हैं, इनमें छटपटाहट ये है कि मनुष्य को मनुष्य रहने दो, मनुष्यता के आधार पर उसकी पड़ताल करो। अच्छा और बुरा मनुष्य होता है, जातियां या धर्म अच्छे बुरे नहीं होते। ये कहानी इसकी वकालत करती है, इस एक बिंदु की, और उसके पक्ष में प्रमाण देती है। मनोज पंजाबी के बहाने उस सारे घटनाक्रम को खोलकर उसके पक्ष में प्रमाण देने की कोशिश करती है कि ये जो आप पूरा का पूरा खेल रच रहे हैं जाति, धर्म, वर्ण, रंग भेद के आधार पर, ये असल में हो ये रहा है कि आप कुछ जो मुट्ठी भर लोग हैं, आपके हाथ में शक्ति है, आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में पूंजी है। आप चाहते हैं कि ये आप ही के पास रहे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पाए, ये नीचे बट ना पाए, और आप हमेशा सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और उस सत्ता को केवल अपने पास बनाए रखने के लिए आपने ये बहुत सारे खेल रच दिए हैं, और इन बहुत सारे खेलों में जातियां हैं, रंग भेद है, वर्ण है, अगड़ा पिछड़ा है, दलित सवर्ण है, हिंदू मुस्लिम है, और बहुत सारे खेल हैं। कुछ भी करो, लेकिन मनुष्य को मनुष्य मत रहने देना। उसके खिलाफ ये कहानियां दोनों, एक के बाद एक जो कहानी है, यह पत्र उस तक पहुंचा देना और अंधेरा उजाला, ये दोनों उस व्यवस्था के खिलाफ बोलती हैं। असल में कहानीकार अगर अपराध कथा भी लिख रहा है, अगर वो रहस्य कथा भी लिख रहा है, रोमांच कथा भी लिख रहा है, वो कुछ भी लिख रहा हो, उसे सरोकारों की याद हमेशा रहनी चाहिए। उसके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है। सुधा जी के कहानियों में एक बड़ी विशेषता ये होती है कि वो सरोकारों को थोड़ी देर के लिए भी विस्मृत नहीं करती हैं। वो एक हाथ में सरोकारों को थामे रखती हैं और दूसरे हाथ से उसमें किस्सा गोई की चाशनी मिलाते रहते हैं, और एक ऐसा किस्सा लोगों के सामने आता है जिसमें रस भी होता है और साथ में उसके अंदर बेचैनी भी होती है। इसकी जो अंतिम कहानी है कहानी संग्रह की, एक नई दिशा, ये कहानी अमेरिका के जीवन को बहुत खोल देती है आपके सामने कि वहां का जीवन कितना कठिन है। वहां सब कुछ उतना आसान नहीं जितना हमें यहां से दिखाई देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस कहानी का अंत बहुत अद्भुत है। इस कहानी के अंत को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। जब हम इस कोरोना काल में घिरे हुए हैं, तब हमें लगता होगा, आपको भी लगता होगा
कि वो जो बैंक के लॉकर्स में पड़े हुए सोने और चांदी के टुकड़े हैं, वो अब किस काम के हैं, वो आपके किस काम आ रहे हैं, जिनको संग्रह करने में आपकी पीढ़ियां खप गई हैं। 7 पीढ़ियों से 7 पुश्तों से उनका संग्रह किया जा रहा है, और इस समय जब आप घर बैठे हैं तो आपके किसी काम के नहीं है। ये कहानी इसी बात को कहती है। कहानी परेश और मौली की कहानी है। मौली के साथ कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है कि वो लुटते लुटते बचती है। उसके गले में एक बहुत अच्छा हीरो का हार होता है, और उसका काम होता है कि वो जिस कंपनी के लिए काम कर रही है उस कंपनी के ग्राहकों को किराए से या जो बेचने के लिए रियल एस्टेट एजेंट के रूप में वो काम करती है, और वो घर दिखाने ले जाती है। तो एक दंपति जो आता है, वो उसकी नज़र उसके हीरे के हार पर होती है, वो उसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत दिमाग से चाल चल के अपने आप को बचा ले आती है। जब वो बचा कर ले आती है तो उसके बाद वो उस हीरे के हार को और उस ज्वेलरी को कभी नहीं पहनती है। फिर कहानी के अंत में वो परेश के सामने प्रस्ताव रखती है कि मैं चाहती हूँ कि ये सारे जेवर अब बेच दिए जाएं और इससे एक फंड बनाया जाए, और उस फंड से गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाए। अमेरिका में दी जाए, चाहे भारत में दी जाए, चाहे कहीं भी दी जाए, और उस फंड का उपयोग उन बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाए, और वही जेवर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर मैं कुछ बच्चों के चेहरे पर हंसी ला पाती हूँ तो मेरे लिए वही जेवर सबसे महत्वपूर्ण होगा। बहुत सकारात्मक तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है, और ये हमारे जो संग्रह की जो प्रवृत्ति है इंसान के अंदर, उसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करती है ये कहानी। अंत में जब मौली का निर्णय सामने आता है कि मैं सब छोड़ देना चाहती हूँ, सब बेच देना चाहती हूँ, एक स्त्री के लिए जेवर सबसे प्रिय वस्तु होती है, और ऐसे में उसका ये निर्णय कि मैं इन सब को बेच देना चाहती हूँ, वो कितना साहसिक निर्णय है। और उस पैसे से एक फंड बनेगा जिस फंड से गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये कोरोना काल में घिरे हुए जब हम सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए थी समय रहते कुछ अच्छे काम करते चलने चाहिए था। हम सब करते हैं, लेकिन कुछ और भी होना चाहिए था। तो ये 8 कहानियाँ इस कहानी संग्रह में हैं, खिड़कियों से झांकती आंखें। इन कहानियों को आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इनमें गज़ब की किस्सा गोई है। जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो ये कहानियाँ आपको बांधती चली जाती हैं। इन कहानियों को आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इन कहानियों में आपको अमेरिका, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का समाज, वहाँ के शहर, वहाँ के लोग दिखाई देते हैं, और वो इस तरीके से दिखाई देते हैं कि आपको वो जाने पहचाने लगते हैं, और उनका विवरण इस तरह से सामने आता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप इनको बढ़कर छू सकते हैं। तो एक नई दुनिया आपके सामने खुलती है, एक नई दुनिया आपके सामने आंखें खोलती है, और वो दुनिया जो अभी तक आपके लिए अपरिचय के कुहासे में डूबी हुई थी, वो खुलकर सामने आ जाती है। इसलिए भी इस संग्रह को आपको पढ़ना ही चाहिए। इस संग्रह को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि इन दिनों हम सब उस समय में हैं जब हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, वहाँ कमाई कर रहे हैं, और निश्चित रूप से घर भी पैसा भेजते ही होंगे। तो उस दौर में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये द्विपक्षीय कहानियाँ हैं। उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए और साथ में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, उसके लिए बहुत सचेत करती हैं ये कहानियाँ, क्योंकि ये व्यवहार से उपजी हुई कहानियाँ हैं। इन सारी कहानियों में व्यवहारिक ज्ञान है। इन सारी कहानियों में जो भोगा गया सच है वो कड़वे और नग्न रूप में सामने आता है, और कहानीकार के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो सच को किसी तरह के मेकअप के बिना, किसी तरह की पोशाक के बिना यथारूप अपने पाठक के सामने प्रस्तुत कर दे। जब वो ऐसा करता है तब वो सबसे सफल कहानीकार होता है। जो कहानीकार सच का मेकअप करता है, सच को पोशाक पहनाता है, वो समाज के प्रति अन्याय करता है, वो समय के प्रति अन्याय करता है, वो अपने पाठक के प्रति अन्याय करता है, वो अपने अंदर के लेखक के प्रति भी अन्याय करता है। तो सुधा जी इसमें सच को जस का तस रखती हैं,
इसीलिए आपको इस कहानी संग्रह को ज़रूर पढ़ना चाहिए। खिड़कियों से झांकती आंखें बहुत खूबसूरत सा आवरण पृष्ठ है। शिवना प्रकाशन से प्रकाशित होकर ये किताब सामने आई है और 150 रुपये इसका मूल्य है और 232 पेजों का ये कहानी संग्रह है। 132 पेजों का ये कहानी संग्रह है और इसमें 8 कहानियाँ हैं। सारी कहानियाँ बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। मेरी सलाह पर आप इस कहानी संग्रह को शिवना प्रकाशन से मंगाकर ज़रूर पढ़ें। कल हम एक नई किताब के साथ उपस्थित रहेंगे। भाई यतीन्द्र मिश्र का बेगम अख्तर पर जो उनकी पुस्तक आई है अख्तरी, उस पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। आज की समीक्षा आपको कैसी लगी, आज की चर्चा आपको कैसी लगी, इसको लेकर आप बाद में भी कमेंट में, अभी अगर लाइव में आपने कमेंट किए हैं तो उसके बाद लाइव में भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या और सुधार की आवश्यकता है। हालांकि सुधार की अभी गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि सीमित संसाधनों में ये सारा काम किया जा रहा है और मैं ही, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता था कि पीर बावर्ची भिश्ती खर सब एक ही व्यक्ति है, तो मैं उन सब की भूमिका निभा रहा हूँ। निर्देशक भी मैं हूँ, साउंड मैन भी मैं हूँ, लाइट मैन भी हूँ मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। नुसरत जी बहुत धन्यवाद आपको कि आपने समीक्षा को पसंद किया। सुधा जी का कहानी संग्रह ज़रूर पढ़िए और कल हम मिलते हैं यतीन्द्र मिश्र की किताब अख्तरी के साथ और हम बात करेंगे बेगम अख्तर पर और बेगम अख्तर के बहाने उस समय के संगीत पर बात करेंगे और उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ एक नए कहानीकार अभिषेक मेवाड़ा जुड़े हैं। इसी माह के विभूम स्वर में उनकी बहुत अच्छी कहानी उसका युद्ध छपी है। आपका शुक्रिया अभिषेक जी, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।